हम स्टार्ट करते हैं और हमने कल जो डिस्कस किया था यस्टरडे इन द लास्ट लेक्चर कि हमने ग्रांट को रिकॉर्ड कैसे करना है और हमने ग्रांट रिलेटेड टू इनकम जो है उसको डिस्कस आउट किया था कि उसको हमने जब रिकॉर्ड करना हो उसको हमने प्रेजेंट करना है। दो मेथड है, या तो हम उसको अदर इनकम के तौर पे शो कर देंगे या हम उसे क्या कर रहे होंगे एज क्या कर रहे होंगे अदर इनकम के तौर पे हम शो कर रहे होंगे। और ग्रांट को हम दो तरह की होती है, एक हमारी इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट होती है और एक हमें एक्सपेंसेस में मिलती है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं डिस्कस करते हैं डैट इज़ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स जो है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, देख रहे होंगे कि क्या होती हैं और क्या नहीं होती, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखें, ग्रांट जब हम एसेट्स की बात करते हैं, कल हमने बड़े तफसील में डिस्कस किया था कि एसेट रिलेटेड ग्रांट एक्चुअली हमारी होती क्या है, उनको हम बड़ा तफसील में कल डिस्कस आउट करके आए थे। तो जब हमें एसेट से रिलेटेड ग्रांट मिलती हैं तो दो तरह की होती हैं, एक वो है जो डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए मिलेगी और दूसरी वो होगी जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए मिलेगी। डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए मतलब आपको प्लांट वगैरह मिल गया, मशीन वगैरह जो है वो मिल रही है। अगर आपको डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए ग्रांट मिल रही है ना, इसको तो भाई रिकॉर्ड करने का बड़ा आसान तरीका है कि जिस पीरियड पे मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप जिस पीरियड में इसको डेप्रिशिएट करेंगे, जिस पीरियड में आप इसको डेप्रिशिएट करेंगे उसी पीरियड में आप क्या करेंगे, ग्रांट को भी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे होंगे और डेप्रिसिएशन की प्रपोर्शन में, मतलब जितना परसेंट आप डेप्रिशिएट कर रहे हैं उतने परसेंट ही क्या करेंगे, अब अपनी ग्रांट को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनाते जाएंगे, आप उसको इसमें रिकॉर्ड करते जा रहे होंगे। ये है डेट इज़ ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट्स जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर है ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। जैसे आपको लैंड दे दिया, अब भाई लैंड की लाइफ जो है वो क्या होती है, वो होती है इन्फिनिट। हमें तो पता नहीं लैंड कितना चलेगा, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, 70 साल, 90 साल, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि लैंड हमारे पास कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा। ग्रांट तो मिल गई है, अब ग्रांट मिलेगी चूंकि नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, इसको हमने रिकॉर्ड तो करना है फेयर वैल्यू के ऊपर जो हम कल पढ़ के आए थे। लेकिन अब हम कैसे इसको अपने इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आपको लैंड मिला है, उस लैंड के ऊपर आपने कोई अपनी बिल्डिंग तो बनानी है, आपने उस लैंड के ऊपर अपनी बिल्डिंग जो है वो क्या करनी है, वो तो आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। जब अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, उस जो लैंड के ऊपर अपनी बिल्डिंग बनाएंगे, वो जो बिल्डिंग की लाइफ होगी उसको आप जिसके ऊपर डेप्रिशिएट करेंगे, सेम आप जो आपने ग्रांट रिकॉर्ड की होगी उसको भी उसी लाइफ के ऊपर क्या कर रहे होंगे, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनाकर बैठे होंगे। तो लैंड मिला, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट है, रिकॉर्ड कर ली। अब उसको इनकम का पार्ट बनाना है तो कैसे, जो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन की लाइफ होगी उसके ऊपर ही क्या करेंगे, आप उसको अपनी इनकम का पार्ट जो है वो बनाकर बैठे होंगे। इज दैट क्लियर? जैसे ये है कि स्टेट द रिकॉग्निशन टाइम ऑफ स्टेट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इनकम रिलेटेड टू द फॉलोइंग गवर्नमेंट ग्रांट्स, उसने हमें बता दिए। कहता द ग्रांट वॉज रिसीव फॉर मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन इन द पास्ट। अब देखें, आपने पहली ग्रांट कौन सी है, ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। अच्छा, कहता है जी आप ग्रांट मिली है, आपने वर्किंग कंडीशन पास्ट में फुलफिल कर ली थी। नाउ दिस इज अ इमीडिएट सपोर्ट, बिकॉज आप माजी में जो कंडीशन थी वो फुलफिल करके आ चुके हुए हैं, अब तो आपने कोई भी काम नहीं करना। तो सर इसको हम इमीडिएटली क्या करेंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। फिर
ग्रांट मिली है आपको फॉर मेकिंग सर्टेन वर्किंग कंडीशन फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो ग्रांट मिल गई है, आपने लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर दी। अब 3 साल में क्या करेंगे, आप उसको अपनी इनकम का पार्ट बना रहे होंगे। फिर कहता है द ग्रांट वाज रिसीव फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ प्लांट, अब नाउ दैट इज ग्रांट रिलेटेड टू एसेट दैट हैज अ यूजफुल लाइफ फॉर 15 ईयर, जिसकी लाइफ कितनी है, 15 साल है, एंड इज बीइंग डेप्रिसिएटेड यूजिंग 30% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो भाई हम क्या करेंगे, हम इसको 15 साल पे ही अपनी इनकम का पार्ट बनाएंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन की प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में हम डेप्रिशिएट कर रहे होंगे उसी प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे, इसको अपनी इनकम का पार्ट भी बनाकर बैठे होंगे। फिर द ग्रांट वॉज अवॉर्डेड टू फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ अ लैंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ अ बिल्डिंग अ फैक्ट्री देयर ऑन। उसने क्या कि हम अब ग्रांट दे रहे हैं लैंड की, शर्त ये है कि फैक्ट्री ऊपर बनानी है आपने, ठीक है, लैंड मिला, ग्रांट है। अब ये फैक्ट्री बनाएंगे, जो फैक्ट्री की बिल्डिंग की लाइफ होगी उसकी लाइफ में हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करके बैठेंगे। फिर the grant was awarded to facilitate the acquisition of a land for dairy farming subject to the condition of maintaining 70% local employment for next 10 years। भाई ठीक है, आपको पता है कि आपको ग्रांट मिली, लाइबिलिटी है 10 साल है, तो 10 साल तक क्या करेंगे, आप उसको अपनी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनाते रहेंगे। इज दैट क्लियर? समझ आया ये? जी जनाब, ये क्लियर है। जी जनाब, ये क्लियर है। चलें जी आगे चलते हैं। उसके बाद है फॉरगिवेबल लोन्स। अब ये फॉरगिवेबल लोन जो है बेसिकली आप जाके इसको डिस्कस आउट करेंगे, डैट इज़ IFRS 9 में, जब आप FAR 2 में जाएंगे और वहाँ पे जाके आप इसको तफसील में डिस्कस आउट कर रहे होंगे। अब फॉरगिवेबल लोन जो है उसको हमने यहाँ पे क्या करना है, देखना है कैसे है और कैसे नहीं है। देखिए हुआ क्या है, बेसिकली होता क्या है कि आपने जाके लोन लिया, जैसे ही आप लोन लेंगे तो ये आपकी लाइबिलिटी समझी जाएगी और हम इसको एज़ पर IFRS 9 ट्रीट करेंगे कि ये मेरी जो है कॉन्फ्लिक्ट लाइबिलिटी है, मैंने पे करना है। फॉरगिवेबल लोन क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो आपको कोई कंडीशन जो है बताती है, वो आपको कोई कंडीशन बताती है, वो कहती है अगर तुमने ये काम कर दिया, अगर तुमने ये काम कर दिया तो जो तुमने लोन लिया है वो तुम्हें क्या कर दिया रहेगा, माफ़ कर दिया रहेगा, तुम्हें उसकी पेमेंट वगैरह करने की कोई नीड, कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, ये बेसिकली मेरा फॉरगिवेबल लोन कहला रहा होता है कि गवर्नमेंट ने हमें क्या की हैं, वो हमें कुछ कंडीशंस बता दी हैं, हमने कर्ज़ा लिया, अगर हमने उन कंडीशंस को फुलफ़िल कर दिया तो लोन मेरा क्या हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा।
सर ये जो लोन माफ़ करना है, ये लोन माफ़ हो जाना बेसिकली ये भी क्या है, ये हमारी गवर्नमेंट ग्रांट ही कंसिडर होती है। ये मेरी क्या कंसिडर होती है, गवर्नमेंट ग्रांट ही कंसिडर होती है। अब हमने कैसे रिकॉर्ड करना है, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। जब आपको रीज़नेबल अश्योरेंस है, जब आपको रीज़नेबल अश्योरेंस है, मतलब यकीन है कि गवर्नमेंट ने जो कंडीशंस लगाई हैं आप उन्हें पूरा कर लेंगे, आप क्या कर लेंगे, आप उन्हें कंप्लीट कर लेंगे, आपकी पूरी हो जाएंगी। अगर आपको ये यकीन है, रीज़नेबल अश्योरेंस है, फिर तो आप इसको क्या करेंगे, फिर तो आप इसको गवर्नमेंट ग्रांट के तौर के ऊपर ही रिकॉर्ड करेंगे। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इसको अपनी लाइबिलिटी के तौर पर ट्रीट करेंगे एज़ पर अंडर IFRS 9। क्लियर है ये भी? जैसे एग्जांपल है ये, ABC फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसीव कैश फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑफ अ चिल्ड्रन वैक्सीन एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट द कैश रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट शैल बी वेव्ड। जो कैश मिला है वापस कर माफ़ कर देंगे इफ़ द एंटिटी इज़ एबल टू डेवलप द वैक्सीन विद इन 3 years एंड सेल इट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 5 years। ब्रीफली एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब देखें ये फॉरगिवेबल लोन है, गवर्नमेंट ने क्या हम लोन दे रहे हैं, तुम्हें 3 साल में वैक्सीन डेवलप करनी है, 5 साल तक फ्री में बेचनी है। अगर मुझे पता है कि मैं डेवलप कर लूँगा और मैं बेच दूंगा, तो ये जो लोन मिला है ये लोन नहीं बल्कि ये क्या ट्रीट होगी, गवर्नमेंट ग्रांट ट्रीट होगी, बिकॉज मैंने क्या करना है, ये वेव ऑफ तो करवा देना है। लेकिन अगर मुझे रीजनेबल इंश्योरेंस नहीं है फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसको लोन के तौर के ऊपर ही ट्रीट कर रहा हूँ का। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल समझ आइए आप लोगों को? उसके बाद है कि अगर सिंपल सी बात है कि आपने लोन लिया और मार्केट से आपको कम रेट के ऊपर लोन मिल रहा है। देखें आप जाते हैं मार्केट में लोन लेने के लिए और मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%। कितना इंटरेस्ट रेट है मार्केट में? मार्केट में आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो आपको ले देती है किसके ऊपर? 7% के ऊपर। ये जो 3% का बेनिफिट आपको मिला है बेसिकली डेट इज़ अ बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये क्या होगी, ये आपकी ग्रांट जो है कंडीशन हो रही होगी। ये 3% जब गवर्नमेंट दे रही है, सस्ता लेके दे रही है, तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ कंडीशंस लगाई होंगी। वो अगर कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं आपकी तो आप इसे क्या करेंगे, आप उसको अपनी ग्रांट ही लेकर चलेंगे। तो ये 3% का जो बेनिफिट हुआ है ना, डैट इज़ योर ग्रांट। लेकिन जो आपने लोन ऑब्टेन किया होगा वो लोन जो है वो तो आपका एज अ लाइबिलिटी के तौर के ऊपर ही क्या होगा, रिकॉर्ड हो रहा होगा। गॉट इट? अब उसके बाद हमारा आखिरी एरिया रह गया है, डेट इज़ प्रेजेंटेशन, कि हमने इनको प्रेजेंट कैसे करना है वो हमने यहाँ पे देखना है। पहले हम देखते हैं ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। जो हमें ग्रांट मिल रही है इनकम से रिलेटेड, इसको प्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। या तो हम इसको अपनी अदर इनकम के तौर के ऊपर लेके चलें, या हम इसको एक्सपेंसेस में से क्या करते जाएं, डिडक्ट करते जाएं। अब जब अदर इनकम के तौर पे लेके चलेंगे तो हमने कल डिस्कस काफ़ी हद तक किया हुआ लास्ट लेक्चर्स में भी कि जब हमें ग्रांट रिसीव होगी तो हम कैश डेबिट करेंगे, डेफर्ड ग्रांट मेरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो रही होगी। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेफर्ड ग्रांट डेबिट होगी और अदर इनकम जो है मेरी क्या हो रही होगी, क्रेडिट हो रही होगी। बेसिकली ये होता है। और फिर जब हमें दूसरा है कि हम एक्सपेंस से लेस करवा दें, जब ग्रांट रिसीव होगी कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। सर ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री जो है वो हमारी क्या होती है, दोनों मेथड में सेम ही होती है जब ग्रांट मिलती है। हाँ, जब एक्सपेंसेस लेस करवा रहे हैं तो डेफर्ड ग्रांट मेरी डेबिट हो जाएगी, और जिस एक्सपेंस के लिए मिली थी वो मेरा एक्सपेंस क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। तो बेसिकली ये 2 तरीके होते हैं जिससे हम इसको शो कर रहे होते हैं। जैसे ये सवाल है
इसको हम जरा डिस्कस करते हैं। कहता है जी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं अंडर बोथ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर जो है वो इसने हमें गिवन किया है। कहता है ऑन 31 दिसंबर 2020 JKL लिमिटेड रिसीव ग्रांट ऑफ ₹50,000 टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग यंग अप्रेंटिसेस। पहले भाई पढ़ के फैसला करो ग्रांट है कौन सी। तो भाईजान ये ग्रांट जो है ये आपकी ग्रांट इनकम रिलेटेड है। ये कौन सी है आपकी ग्रांट जो है इनकम रिलेटेड है, ये रिलेटेड टू योर इनकम है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर कहता है द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 2 ईयर्स। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये 2 साल तक चलेगा। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो है वो 2 लाख है। 70% 2021 में इनकर होगी, 30% जो है 2022 में इनकर होगी। ये आपका सवाल है। क्या आप लोगों को सवाल समझ में आया कि व्हाट इज़ द सवाल? कि ट्रेनिंग प्रोग्राम है 2 साल के लिए चलेगा, पहले टोटल खर्चा 2 लाख का होगा, पहले साल खर्चा 70% होगा, दूसरा साल खर्चा जो है वो कितना होगा आपका 30% हो रहा होगा। इसको हमने क्या करना है, इसके लिए हमें ग्रांट मिली है, हमने उस ग्रांट को क्या करना है, रिकॉर्ड करना सीखना है। सवाल समझ आया? सवाल समझ आया? अच्छा जी, हम ज़रा यहाँ पे डिस्कस आउट करते हैं। अब बेशक मेथड 1 है, बेशक मेथड 2 है, वट एवर जो भी है, हमें जब ग्रांट मिली, जब हमें अमाउंट मिली, डैट वॉज 31 दिसंबर 2020 को। मैं ज़रा जनरल एंट्रीज पास करता हूँ। 31 दिसंबर 2020 को जब हमें ग्रांट मिली तो हमने क्या एंट्री पास की होगी? मेरा बैंक जो है वो डेबिट हो जाएगा 50,000 से, और मेरी डेफर्ड ग्रांट जो है वो क्या हो जाएगी 50,000 से क्रेडिट हो रही होगी। ये हम पहली एंट्री जो है वो क्या करेंगे, वो हम पास करेंगे। ये हमने ग्रांट रिकॉर्ड कर ली, और ये ग्रांट रिकॉर्ड करते साथ ही मैंने इसको क्या कर लिया, अपनी लाइबिलिटी के तौर के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया। क्या कर लिया? लाइबिलिटी के तौर के ऊपर मैंने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। ये क्लियर है? अब हम चलते हैं मेथड 1। उसमें क्या था मेथड 1 में कि हम इसको पार्ट बनाएंगे अदर इनकम का। जब ग्रांट मिली, हमने ग्रांट को डेफर्ड के तौर के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया। अब है अगला साल 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021 को उसने कहा कि आपने ख़र्चा किया है ट्रेनिंग कॉस्ट 2 लाख रुपए की। अब ज़रा देखें, ये ट्रेनिंग कॉस्ट आपकी इनकर हुई है 2 लाख रुपए की, तो आपकी जो ट्रेनिंग कॉस्ट एक्सपेंस है वो आपका हो जाएगा डेबिट, लेकिन 70% इनकर हुई है। तो 2 लाख का हम लेंगे 70%, कितना आएगा? 2 लाख का हमने लिया 70%, 1,40,000 से हमने एक्सपेंस डेबिट किया और हमने इसकी पेमेंट की होगी, तो मेरा कैश जो है वो हो गया होगा क्रेडिट। ये एंट्री हमारी पास हो गई। अब दूसरी एंट्री जो हम पास करेंगे वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रांट को हमने रिकॉर्ड भी करना है। सर मेरी ग्रांट कितनी थी, डेफर्ड ग्रांट 50,000 रुपये की, तो हमने अब इसको क्या करना है, इनकम का पार्ट बनाना है, लेकिन जितनी हमने एक्सपेंस किया उतना ही। डेफर्ड ग्रांट मेरी 50,000 से जो है वो थी 70% हुई है हमारी। 50,000 इंटू 70% कितना आ जाएगा, ये 35,000। तो 35,000 से मेरी डेफर्ड ग्रांट डेबिट हो जाएगी, और ये मेरी अदर इनकम के तौर के ऊपर जो है वो मैं क्या कर रहा हूँगा, 35,000 से क्रेडिट कर रहा हूँगा। सर इसको हम कहते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करना, इनकम का पार्ट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाना। ये हम एंट्री इसकी पास कर रहे होते हैं। ये क्लियर है? उसके बाद ये 31 दिसंबर 2021 में एंट्री हो गई। अब हम ज़रा करते हैं 31 दिसंबर 2022 को।
हमने रिमेनिंग ट्रेनिंग कॉस्ट पे की, तो ये मेरे पास ट्रेनिंग कॉस्ट जो रिमेनिंग थी, बिकॉज 2 साल का प्रोजेक्ट था, 60,000 थी, तो मैंने 60,000 से ट्रेनिंग कॉस्ट जो है डेबिट कर दी, और मेरा कैश जो है वो मेरा क्या हो गया, 60,000 से क्रेडिट हो गया। और यहाँ पे ही अब जो मेरे पास रिमेनिंग डेफर्ड ग्रांट पड़ी थी, वो भी क्या हो जाएगी, मेरी इनकम का पार्ट बन जाएगी। मैंने डेफर्ड ग्रांट जो है वो 15,000 से डेबिट कर दी, और मेरी अदर इनकम जो है वो 15,000 से क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। तो ये तरीक़ेकार है इसको रिकॉर्ड करने का। ये समझ आया आप लोगों को? ये समझ आया आप लोगों को? अब है हमारे पास मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में क्या था, अभी हम पढ़ के आए हैं कि हमने इसको एक्सपेंस में से लेस करवाना है। जब मेथड नंबर 2 है, जब हमने एक्सपेंस में से लेस करवाना, उसमें क्या होगा सर, ये वाली एंट्री तो हमारी बिल्कुल सेम ही आएगी, बिकॉज एक्सपेंस की एंट्री सेम है, और ये वाली एक्सपेंस की एंट्री भी क्या होगी, सेम ही होगी। इसको हमने क्या करना है, जब हमें ग्रांट को रिकॉर्ड करेंगे तो हमारी एंट्री क्या पास होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारी डेफर्ड ग्रांट जो है वो हो जाएगी डेबिट, कितने से, 35,000 से। और हम क्या करेंगे, हमने एक्सपेंस को चार्ज करनी है, ये ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो मेरी हो जाएगी क्रेडिट, कितने से, 35,000 से। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा, मेरी ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी इनकर हुई थी, 1,40,000। मैंने 35,000 इसमें से ग्रांट के लेस करवा दिए, तो मेरी नेट ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी आई है, 1,05,000 ही आई है। डन हो गया। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो हम एंट्री पास करेंगे, डेट इज़ डेफर्ड ग्रांट हमारे डेबिट हो जाएगी 15,000 से, और ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, 15,000 से क्रेडिट हो जाएगी। तो अगर आप इसको भी देखें तो मेरी ट्रेनिंग कॉस्ट कितनी इनकर हुई थी, 60,000, इसमें से 15,000 डेफर्ड ग्रांट्स मैंने लेस करवा दी, तो जो नेट मेरा एक्सपेंस गया वो कितना गया, 45। सर यहाँ पर नेट एक्सपेंस 45 गया, यहाँ पर नेट एक्सपेंस कितना गया, 1,05,000 गया। तो ये दो मेथड हैं जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पे भी देखें तो 1,40 एक्सपेंस था, 35 आपकी इनकम, नेट आपका यहाँ पे भी 1,05,000 ही बनता है। यहाँ पे 60 इनकम, 15 इनकम, 60 एक्सपेंस, यहाँ पे भी नेट आपका 45 ही बनता है। बट दोनों को प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, हमारा तब्दील होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। ये समझ आया आपको? जी जनाब, बताएं, इसमें कोई सवाल, इसमें कोई कन्फ्यूजन? तो अगर हम अब देखें, बात करें प्रेजेंटेशन की, तो अगर हम एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो ये आपका अदर इनकम वाला है। 2020 में जब आप देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स हैं। आपको 2020 में ग्रांट मिली 50,000 रुपये की, आपको पता था
कि 35,000 जो है अगले साल रिकॉर्ड होनी है, 15,000 उसके बाद रिकॉर्ड होनी है। तो 15,000 आपकी नॉन करंट लायबिलिटी में आ गई, 35 आपकी करंट लायबिलिटी में आ गई, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ भी नहीं गया। 21 में आपने 140 एक्सपेंस किया, 35 की इनकम रिकॉर्ड की, आपकी करंट लायबिलिटी जो है कितनी बची, 15 की बची। अगले साल आपका 60 का एक्सपेंस हुआ, 15 की आपकी इनकम जो है वो रिकॉर्ड हुई। तो बेसिकली इसको हमने इस तरह से क्या करना है, रिकॉर्ड करना होता है। ये क्लियर है। और नेट एक्सपेंस मेथड में देखा जाए तो भाई आपने नेट एक्सपेंस को क्या किया है, चार्ज किया है। आपने एक्सपेंस 140 होना था, 140 में से जो आपकी इनकम थी 35 की वो लेस करवाई, आपने नेट 1,05,000 शो किया, जैसे हमने ये एंट्रीज़ में यहाँ पर पास किया था। तो ये हमारे पास दो मेथड हैं प्रेजेंटेशन के कि हम इसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। जी जनाब, ये क्लियर है आप लोगों को? उसके बाद है हमारे पास डेट इज़ ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। अब जो हमें ग्रांट मिलेगी ना एसेट से रिलेटेड, इसको भी प्रेजेंट करने के दो ही तरीके हैं। नंबर वन कि जिस तरह अभी हमने पढ़ा है ना अदर इनकम, हम सेम क्या करेंगे, हम इसको अदर इनकम का पार्ट बनाएंगे। क्या करेंगे, हम सेम इसको अदर इनकम का पार्ट बनाएंगे। मतलब जैसे हमने यहाँ पे देखा, सेम आपको ग्रांट मिली, आपने ग्रांट डेबिट की, और अदर इनकम को क्या करेंगे, आप क्रेडिट कर रहे होंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और यहाँ पे पीरियड जो है वो क्या होगा, उसकी लाइफ, जिसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिशिएट कर रहे हैं। सेकंड इसका मेथड है प्रेजेंट करने का कि आपको ग्रांट मिलेगी, आप क्या करेंगे, आप उस ग्रांट को एसेट की कॉस्ट से क्या करवा देंगे, डिडक्ट करवा देंगे, और आप उसे क्या करेंगे, फिर डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। तो ये दो तरीके हैं जिस पे हम लेके चलते हैं। देखें, अगर आप अदर इनकम की बात करेंगे तो अदर इनकम में बड़ी सिंपल सी बात है, जब आपने एसेट खरीदा, आपका एसेट अकाउंट डेबिट हुआ, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, ग्रांट मिली आपकी, आपका कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट क्या हो गई, आपकी क्रेडिट हो गई। फिर आप हर साल के एंड पे डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और जिस लाइफ के ऊपर आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी लाइफ में हम क्या करेंगे, उस परसेंट में, उस प्रपोर्शन में हम क्या करेंगे, डेफर्ड ग्रांट डेबिट करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या होता जाएगा, क्रेडिट होता जाएगा। तो ये अदर इनकम वाला ये सेम है जो अभी हमने ग्रांट रिलेटेड टू इनकम के तौर पे पढ़ा था। सेकंड मेथड है कि आपको ग्रांट मिले, आपने ग्रांट रिकॉर्ड की, आपके पास एसेट की कॉस्ट थी, आपको ग्रांट मिली, आप ग्रांट को उसमें से लेस करवा देंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, कैरिंग वैल्यू आ रही होगी। एसेट लेंगे, एसेट डेबिट, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद ग्रांट मिलेगी, कैश डेबिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और आपसे क्या कर रहे होंगे, डेप्रिसिएशन जो है रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इसको भी हम इस सवाल से समझते हैं कि जी ऑन on 1st January 2021, ABC Limited acquired a plant at a cost of rupees 600 million and receive a grant of rupees 60 million on the same date. The plant is to be depreciated on the straight line basis over its useful life for 3 years and 120 million residual value. There is reasonable assurance that condition of the grant will be complied with. हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं बोथ मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन के तहत। अब देखेंगे उसने हमें यहाँ पे बताया है। देखिए इसमें सबसे आसान जो है वो हमारा मेथड नंबर 2 है। क्या है, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में हम क्या करते हैं, हमें ग्रांट मिलती है, हम उसको एसेट कॉस्ट में से लेस करवा देते हैं, साफ सीधी बात है। अब देखें, आप इसकी एंट्रीज क्या पास करेंगे, 1 जनवरी 2021 को आपने प्लांट ख़रीदा, आपके पास प्लांट अकाउंट जो है वो हो जाएगा डेबिट, किससे, 600 मिलियन से, और आपका बैंक अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, 600 मिलियन से क्रेडिट हो जाएगा। ये पहले आपने एंट्री पास की, आपको सेम डे पे ग्रांट मिल गई, आपने ग्रांट को भी रिकॉर्ड कर लिया, आपका बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया 60 मिलियन से। और चूंकि हम सेकंड मेथड में एसेट की कॉस्ट में से रिड्यूस करवाते हैं तो प्लांट आपका क्रेडिट हो गया 60 मिलियन से।
जब आपने ये एंट्री पास की तो बेसिकली क्या हुआ, प्लांट 600 का लिया था, 60 ग्रांट लेस करवा दी। अब प्लांट की कैरिंग वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5,40,000 है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डेप्रिशिएट करेंगे 3 साल के ऊपर। तो 540 मेरे पास है, 120 इसकी स्क्रैप वैल्यू है, और लाइफ जो है वो इसकी 3 ईयर्स है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 540 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 3, ये कितनी बनेगी 140 जो है वो आपकी डेप्रिसिएशन बन रही होगी। मतलब 31/12/21 को जो आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा 140 से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 140 से आपकी क्या होगी, क्रेडिट हो रही होगी। तो ये है हमारा मेथड नंबर 2, जिसके तहत हम क्या करते हैं, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। क्लियर है ये? उसके बाद था मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 सेम अदर इनकम वाला है। अब उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने ग्रांट को रिकॉर्ड किया 21 में। हमने प्लांट जो है वो बाई किया था, तो 600 से प्लांट मेरा डेबिट हो गया, और मैंने पेमेंट की थी 600 से, मेरी बैंक जो है वो क्रेडिट हो गया। फिर हमें ग्रांट मिली 1 जनवरी 2021 को। हमने इसकी क्या एंट्री पास की, जब ग्रांट मिली हमने बैंक अकाउंट जो है उसको डेबिट किया 60 से, और हमने अपनी डेफर्ड ग्रांट जो है उसको क्या कर दिया, 60 से क्रेडिट कर दिया। अब मेरे पास आ गया 31 दिसंबर 2021। हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है 60। कैरिंग वैल्यू मेरे पास कितनी थी इसकी, कैरिंग वैल्यू थी मेरे पास 120, 600 माइनस 120 डिवाइड बाई 3, तो ये आपके पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन इसकी 600 माइनस 120 डिवाइड बाई 3, 160 से आपकी आ जाएगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है 160 से क्या हो जाएगी, आपकी क्रेडिट हो जाएगी। अब इसी लाइफ के ऊपर हम क्या करेंगे, हम डेफर्ड ग्रांट को भी रिकॉर्ड करेंगे। हमारी डेफर्ड ग्रांट जो है वो भी 3 साल के लिए मिली थी, तो हम क्या करेंगे 60 डिवाइड बाई 3, 20 से डेफर्ड ग्रांट डेबिट कर देंगे, और मेरा जो अदर इनकम है वो क्या हो जाएगी 20 से क्रेडिट हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस मेथड में क्या करते हैं, इसको प्रेजेंट कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? समझ आया? समझ आया? तो अगर हम इसके एक्सट्रैक्ट्स की बात करें बेसिकली, तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप इसको अदर इनकम तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, अगर एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं तो 600 का आपका एसेट था, 160 आपकी डेप्रिसिएशन आई, कैरिंग वैल्यू आ गई। अगले साल आपकी आ जाएगी 320 डेप्रिसिएशन हो जाएगी, एक्यूमुलेटेड कैरिंग वैल्यू आ जाएगी, और अगले साल कितनी बनेगी 120। और अगर आप देखेंगे तो ग्रांट आप इस तरह से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जो हमने सारी एंट्रीज देख ली थी यहाँ पे। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपकी 160 जो है वो हर साल डेप्रिसिएशन जाएगी, और 20 जो है वो आप क्या करेंगे, हर साल अपनी ग्रांट को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और अगर सेकंड मेथड की बात करें, जिसमें आप कैरिंग वैल्यू से लेस करवाते हैं, तो आपका एसेट की कॉस्ट जो है वो 540 हो जाएगी, बिकॉज 600 का आपका एसेट था, 60 ग्रांट लेस करवाए कितने पे आ गया, 540 पे आ गया। अब आपकी हर साल डेप्रिसिएशन 140 अभी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड की थी, वो लेस करवाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, कैरिंग वैल्यू जो है वो आ रही होगी। इज दैट क्लियर? एंड पे आता है हमारे पास इसका स्टैंडर्ड का डिस्क्लोजर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्क्लोजर, के हमने अपनी पॉलिसीज़ जो है वो बयान करनी है कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया।
तो ये मैटर्स जो है हमें डिस्क्लोज़ करने पड़ेंगे कि हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या थी ग्रांट को रिकॉर्ड करते लिए, कि हमने अगर ग्रांट हमें इनकम से मिली है रिलेटेड तो हमने क्या उसको अदर इनकम का पार्ट बनाया है या हमने उसको एक्सपेंस लेस करवाया है, हम बताएंगे। या अगर हमें ग्रांट मिली है एसेट से रिलेटेड तो हमने उसको अदर इनकम का पार्ट बनाया है या हमने उसको एसेट कॉस्ट लेस करवाया है, हम वो बताएंगे। कितनी ग्रांट जो है आपने रिकॉर्ड कर ली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कितनी बड़ी हुई है, कितनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बना दी है, वो बताएंगे। कंडीशंस कौन सी हैं, कितनी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं, कितनी कंडीशन अनफुलफिल हो गए, वो भी आप सारा कुछ क्या करेंगे बताएंगे। ये हमारी प्राइमरी कंडीशन है, ये हमारी सेकेंडरी कंडीशन है, सारा कुछ क्या करना है आप लोगों ने एक्सप्लेन करना होता है। फिर इसके साथ ये तो ग्रांट है ना, अब ग्रांट की तो वैल्यू है कि भाई 20 लाख की ग्रांट मिली है, 30 लाख की ग्रांट मिली है, 50 लाख की ग्रांट आपको मिली है, ये सारा कुछ हमें समझ आता है, हम उसको वैल्यू में क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। लेकिन जब हम डिस्क्लोजर की बात करेंगे तो हमने यहाँ पे जो गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है वो भी बतानी है कि अगर हमें कोई गवर्नमेंट से असिस्टेंस मिली है जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिसकी हम कोई वैल्यू प्लेस नहीं कर सकते, हम उसके बारे में भी बताएंगे कि भाईजान हमें गवर्नमेंट से हमने मशवरा लिया था, हमने ये गवर्नमेंट सजेशन ली थी, वो भी हम क्या कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो यूज़र्स हैं उनको हर एक चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ हम इसको एंड करते हैं। हमारा आखिरी एरिया रह गया है डेट इज़ रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, और जो रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट है उससे हमारा एक टॉपिक मुंसलिक है जिसको हम कहते हैं चेंजेस इन एस्टीमेट। और चेंजेस इन एस्टीमेट के लिए हमने जाके आगे एक पूरा स्टैंडर्ड पढ़ना है जिसको हम कहते हैं IAS 8 जो है वो कह रहे होते हैं, जिसको हम डिस्कस आउट कर रहे होंगे। तो ये बेसिक सा जो है वो हम क्या करेंगे, हमारा डिस्कस हो गया कि सारा कुछ ये क्या था और क्या नहीं था, हमने उसको बड़ा तफसील में मुफस्सली क्या किया है, डिस्कस आउट किया है। ये क्लियर है। अब कल आपकी क्लास नहीं होगी बिकॉज आई एम नॉट अवेलेबल टुमारो। सैटरडे का भी मैं अभी मेक श्योर नहीं हूँ। मंडे को हमारी प्रोबेबली क्लास मंडे को ही होगी बिकॉज सैटरडे का भी मुझे अभी ऐसा नहीं पता। कल तो मैं अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मंडे को अगर हमारी क्लास हुई तो हम रिपेमेंट करके इसके साथ ही पास पेपर्स करेंगे ताकि तो हमारा चैप्टर जो है वो ये ख़त्म हो जाए। और फिर अगले वीक में हम अगला स्टैंडर्ड जो है वो डिस्कस करेंगे। छोटा स्टैंडर्ड होगा, डेट विल बी IAS 40, हम उसको डिस्कस आउट कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह रमज़ान से पहले पहले हमारे 2 स्टैंडर्ड्स जो हैं, 2 चैप्टर्स जो हैं R1 के कम्प्लीटली कवर हो जाएंगे, कंप्लीट डिस्कस हो जाएंगे। सो मुझे आप लोगों ने बताना है कि अभी तक आप लोगों को कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई, कोई स्पीड फास्ट तो नहीं लग रही, बिकॉज रमज़ान से पहले पहले हमने 2 चैप्टर्स अपने ख़त्म कर देने हैं, इसमें 40 और ये 20 शामिल है। इसमें से लाजमी पेपर आपको आता है। फिर रमज़ान से आते ही ईद के फ़ौरन बाद वाला जो महीना है हमारा अप्रैल का, रिज़ल्ट से पहले पहले हमारा टारगेट है कि हमने अपना ग्रेड C हर हालत में कंप्लीट करना है एट एवरी कॉस्ट। ठीक हो गया। तो 2 चैप्टर्स हमारे रमज़ान से पहले ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम रमज़ान से फ़ौरन आते साथ ही IAS 36 और 23 करेंगे। उसके बाद 16 को रिकॉल करेंगे, हमारा एक दफ़ा ग्रेड पूरा हो जाएगा और हम इस पूरे ग्रेड के पास पेपर करके साइड पे बैठ जाएंगे। भाई हमारा 40% ऑफ सिलेबस जो है वो डन हो गया। तो अभी तक ज़रा आप सारे मुझे बताएं, IAS 20 की गवर्नमेंट ग्रांट की समझ आइए, कोई मुश्किल तो नहीं लगा आपको, अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं है? बताओ, मुश्किल तो नहीं लग रहा, अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं है? एक तो आप लोग रिस्पॉन्सिव नहीं है ना। अबे रोज़ों में बोलना मैंने ही होता है लेकिन जवाब आप लोग नहीं देते, इतने थके हुए क्यों बैठे होते हैं आप लोग? वो जो इनिशियल मिथ होती है कि जी FR 1 तो बड़ा मुश्किल होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मतलब बच्चों ने सीनियर्स ने डराया होता है R1 के मुतालिक, वो क्या लग रहा है, मिथ ब्रेक को नज़र आ रही है कि भाई R1 इतना भी मुश्किल नहीं है जितना उन्होंने पोर्ट्रे किया होता है, जितना बताया गया होता है, इतना भी डिफ़िकल्ट R1 नहीं है। क्या कहते हैं आप लोग?
देखिए ना, जब रमज़ान से पहले पहले हमारे 2 चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, रमज़ान से वापसी पे भी हम एक चैप्टर अपना ख़त्म कर लेंगे, तो आपके 10 अप्रैल तक मैंने 3 चैप्टर्स तो ख़त्म कर देने हैं। और ये 3 चैप्टर्स वो करवा रहा हूँ जिसमें से आपको आई कैप ने लाजमी पेपर पूछना ही पूछना है, उसने लाजमी इसमें से टेस्टिंग करनी ही करनी होती है। हम कोई अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो नहीं कर रहे, हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ग्रांट हमारा ख़त्म हो गया है, सिर्फ रिपेमेंट रह गई है एक, वो हम मंडे को कर लेंगे। ये रिपेमेंट्स में से उसने पेपर लाजमी पूछना है, हर हालत में पूछना है। और गवर्नमेंट ग्रांट तो वो बड़े मुतवातर तरीके से टेस्ट कर रहा है, तो आई कैप नहीं छोड़ता। और हमने भी देखना है कि हमने हर चीज़ करनी है, बिकॉज आई कैप अब हर चीज़ पूछ रहा होता है। आई कैप हर चीज़ जो है वो पूछता है। आई कैप कोई एक चैप्टर नहीं छोड़ता, और आप कोई भी एक चैप्टर को चॉइस के ऊपर छोड़ के जा सकते ही नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है R1 में कि बच्चे जो हैं वो इनिशियली रेगुलर नहीं होते, उनका जज्बा ईमान जो है वो जागता ही एंड पे जाके है। जब सिलेबस का वॉल्यूम इतना बड़ा होता है तब इनके लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन अगर वो बच्चे साथ साथ पढ़ते रहें, फिर इनके लिए जो है वो एज सच कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं क्रिएट होती। ठीक है जी, चैप्टर हमारा वाइंड अप होता है। रिपेमेंट जो है वो हम मंडे को करेंगे। अल्लाह हाफिज़।